हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 क्या करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है स्टार्ट कर रहे हैं किसका, यूथ कंपटीशन का। ठीक है, एक हम लोग कर चुके हैं। ठीक, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो है, ठीक है, और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती है जो है, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए जो है, और टारगेट हमारा जो 500 का उसको कंप्लीट करिए फटाफट। जो 500 से फिर 600 जल्दी से आप लोग मेरा सब्सक्राइब करवा दीजिए। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं हैं। ठीक है, अकबर एक मुगल वंश का क्या था, शासक था जो है सर। ठीक, इसमें क्या, इसने 1564 में क्या किया था, 1564 में इसने जो है जजिया कर का क्या किया था, समाप्त किया था, उन्मूलन किया था। ठीक है, और 1575 में इन्होंने क्या किया था, इबादत खाने का क्या किया था, निर्माण कराया था। ठीक, 1975 में। अब 1579 में इसने क्या किया था, बताइए। 1579 में जो है मजहर का क्या किया था, स्थापना किया था। और 1582 में दहसाला सिस्टम की स्थापना किया था। ठीक है, तो सी डी, फिर कौन आया, सी डी के बाद कौन आया, सी डी के बाद बी आया, फिर कौन आया, ए। देखिए किस ऑप्शन में, सी डी। देखिए, आइए देखते हैं नीचे। तो सी देखिए जो है सी पार्ट में दिया, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे ही अपने फोकस करेंगे। ठीक है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। ठीक है, तो वो था हमारा महमूद गजनवी। कौन था, महमूद गजनवी, गजनी वंश का था। ठीक है, गजनी वंश का क्या था, महमूद गजनवी। अब प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, जो 1712 ईस्वी में क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, शेर शाह सूरी कौन था, तो सूर वंश का था। ठीक है, सूर वंश का था शेर शाह सूरी। ठीक, जीटी रोड का निर्माण भी कौन कराया था, शेर शाह सूरी ने। इसने जो 1539 और 1540 में 2 युद्ध लड़े। कौन कौन से, एक चौसा का युद्ध 1540 में लड़ा था, चौसा का। और 1539 में बिलग्राम का युद्ध लड़ा था। ठीक है, कौन सा, बिलग्राम का। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। और अकबर के बारे में जानते ही हैं, अभी मुगल वंश का था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी, आप लोग उस पर फोकस मत करिएगा। ठीक है, तक्कोलम का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था। तो ये तक्कोलम का युद्ध जो है चोल एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चोल और राष्ट्रकूट वंश के बीच लड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश का जो कौन था, राजा जो था, नरेश राष्ट्रकूट वंश का कौन था, नरेश कृष्ण द्वितीय था। ठीक है, नरेश कृष्ण कौन था, तृतीय था। और चोल वंश का कौन था, तो चोल वंश का था पराकांत के बीच हुआ था। इसमें पराकांत को क्या करता, बुरी तरह से हरा दिया था राष्ट्रकूट वंश के शासक ने। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए जैसे जैसे सिलेबस है उसी के हिसाब से मैं अपना जो है प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, 5 नंबर जो आप लोगों का एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री से है तो 5 क्वेश्चन उसके होते हैं। 5 क्वेश्चन आपका आंदोलन से है तो 5 उसके होते हैं। फिर उसके बाद 5 जो है आपका जियोग्राफी से है तो उसके होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 5 जो है आपका इको पॉलिटी से हैं तो उसके होते हैं। फिर 5 इको के होते हैं। फिर 5 साइंस के मैं करवाता हूँ। ठीक है, 5 साइंस के। फिर बताइए 5 10 15 20 30 हो गए। अब 5 संस्कृत के बाद फिर 5 मैं हिंदी का, मैं इंग्लिश का नहीं करवाता हूँ। ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ, इंग्लिश का नहीं कराता हूँ। फिर 5 मैथ के, अब 5 रीजनिंग के भी इसी वीडियो में मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करिए। आप लोगों को एक ही जगह पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप लोग यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको अपने आप को जांच सकते हैं हम कितने में हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, और भी डिटेल के साथ। ऐसा नहीं कि बस खाली आप लोग क्वेश्चन क्वेश्चन टिक लगवाता चला जाता हूँ। कुछ चीज़ें मैं चारों ऑप्शन को डिटेल से बताने की कोशिश भी करता हूँ। जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में, तो जैन साहित्य जो हमारा जो अर्ध मगधी भाषा में है। ठीक है, अर्ध मगधी जैन साहित्य हमारा क्या, अर्ध मगधी भाषा में। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24th तीर्थंकर कौन थे, महावीर जी थे। ठीक है, कौन थे, महावीर थे। इनका प्रतीक क्या था, तो इनका प्रतीक हमें सिंह था। ठीक है, इसके संस्थापक जैन धर्म के कौन थे, तो ऋषभ देव जी थे। कौन थे, ऋषभ देव, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी। इनका प्रतीक क्या था,
तो वृषभ था। वृषभ का मतलब क्या होता है? वृषभ का मतलब होता है बैल। और इनके 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जी। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये 4 चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा? मानव समाधान में कुत्ते दफनाए गए थे, बताइए कहाँ दफनाए गए थे? मानव के साथ जो कुत्ते दफनाए गए थे बुर्ज होम में। कहाँ पे दफनाए गए थे? तो कहाँ? बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पड़ता है बताइए? बुर्ज होम हमारा जम्मू कश्मीर का एक क्या है? पूरा स्थल है। ठीक है, इसकी खोज जो 1935 में की गई थी। कब की गई थी? 1935 में पीटरसन द्वारा, टेरा एंड पीटरसन के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के अनुसार 1784 में की गई थी। यह क्या थी? 6 सदस्यीय, क्या थी? 6 सदस्यीय बोर्ड था। मतलब जिसमें कितने सदस्य थे? तो 6 क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, ये व्यापारिक मामलों को छोड़ करके जैसे असैनिक हो गए, सैनिक हो गए और राजस्व संबंधी मामलों को क्या करता था? देखभाल करता था। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7। आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, इन्हें भूदान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आंदोलन में भाग लेने प्रथम बार कब किस आंदोलन में? तो इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो हमारा 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1930 में स्टार्ट किया गया था। उसी समय इनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों का बारदौली आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 के पास हुआ था। बारदौली चंपारण कब हुआ था? तो 1917 में। ठीक है, 1917 में चंपारण और असहयोग 1920 में। ठीक, इतना डिटेल से मैं बताता हूँ, आप लोग फिर भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं, और सब्सक्राइब की तो बातें छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए फिर भी अपनी कोशिश जारी रहेगी। ठीक, चलिए जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस वाला हत्याकांड किस कारण या कैसे हुआ था? तो इसमें जो है हमारे जो पंजाब के लोकप्रिय नेता थे, जो जिनका नाम क्या था? सैफुद्दीन किचलू जी। कौन थे? सैफुद्दीन किचलू जी। और एक और थे जिनको कहा जाता सत्यपाल मलिक जी। कौन थे? सत्यपाल मलिक जी एंड सत्यपाल मलिक जी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, सत्यपाल मलिक जी। इन लोगों की क्या कर ली जाती है? गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, गिरफ्तारी होने के कारण जो अमृतसर बाग में, जो जलियांवाले बाग में क्या करते हैं, भीड़ क्या होती है, एक सभा स्थल इकट्ठा होती है। वहाँ जनरल उडायर ने क्या करता है, इन पे जनरल ओडायर क्या करता है, निहत्थे जो है इन लोगों पे क्या करता है, गोलियां चलाने का क्या कर देता है, आदेश दे देता है। ठीक है, आदेश दे देता है और भीड़ में कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। और इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी इसको क्या कर दिया था? त्याग दिया था। और एक हमारे जो इसके कार्यकारिणी, जो वायसराय की कार्यकारिणी में एक शंकर नायर जी थे, सदस्य थे, इन्होंने उससे क्या किया था? इस्तीफा दे। शंकर नायर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन शंकर नायर से भी पूछता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो बंगाल विभाजन जो है, जॉर्ज पंचम जब हमारे यहाँ क्या आया था 1911 में, जॉर्ज पंचम क्या करता है? भारत आता है। और उसी समय जो है 1911 में क्या किया जाता है? जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को क्या कर देता है? रद्द कर देता है। और 16 अक्टूबर को जो है, 16 अक्टूबर 1905 को हमारा बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, और जॉर्ज पंचम जब आया था, इसने 1912 में दिल्ली को क्या कर देता है? नई, मतलब राजधानी, भारत की क्या कर देता है? राजधानी घोषित कर देता है। याद रखिएगा, 1912 में दिल्ली को क्या कर देता है? राजधानी घोषित कर देता है। और जो बंगाल विभाजन है उसको क्या कर देता है? रद्द कर देता है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। 1 अप्रैल याद रख लीजिए, ये डेट पूरा 1 अप्रैल जो है, 1 अप्रैल 1912 को राजधानी घोषित करता है। 1911 में क्या करता है? बंगाल विभाजन रद्द करता है। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 में इसकी क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो महालवाड़ी प्रथा में जो है राजस्व का बंदोबस्त ग्राम समुदाय, जो हमारे गांव के समुदाय के समग्र प्रारूप से हुआ था। क्या हुआ था? समग्र प्रारूप से हुआ था। थोड़ा सा ब्लर टाइप में आ गया है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे विजुअल है, दिख रहा है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब हमारे क्वेश्चन किसके स्टार्ट हो गए, तो जियोग्राफी के क्वेश्चन, किसके, जियोग्राफी के क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गए। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है उसका अपवाह क्षेत्र के, तो अपवाह क्षेत्र के हिसाब से हमारी विश्व की सबसे लंबी या बड़ी नदी का नाम है अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कितना 6750 किलोमीटर इसका क्या अफवाह तंत्र है। यह कहाँ से, एंडीज पर्वतमाला से क्या करती है, निकलती है, एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला पड़ती कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला अटलांटिक महासागर में अपना क्या करती है, जल को गिराती है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। ठीक, कांगो नदी क्या करती है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार क्या करती है, काटती है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, प्रधान यामोत्तर दुवृत्तीय, मतलब ये जो इधर से आती है और भूमध्य रेखा कहाँ पे कट करते हैं, तो ये कट करते हैं जो हमारे अटलांटिक महासागर में। याद रखिएगा कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में। इसी अटलांटिक महासागर को क्या कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, अंध महासागर। ठीक, अंध महासागर, तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा, ए पार्ट। ठीक, और सबसे बड़ा महासागर कौन विश्व का, तो प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तमिलनाडु में मानसून के समय महीने में कौन से, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने में कौन से हैं, तो हैं हमारे नवंबर और दिसंबर। जो लौटते हुए मानसून से यहाँ क्या होती है, बारिश होती है, किससे, लौटते हुए मानसून से। ठीक है, याद रखिएगा लौटते हुए मानसून से, ठंडी के मौसम में यहाँ बारिश होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो टोटल हमारे कितने हैं, 8-9 हैं केंद्र, और इसमें दिल्ली हमारा क्या है, यूटी है, और 8 क्या हमारे क्या स्टेट हैं। ठीक है, याद रखेंगे 8 स्टेट हैं और एक यूटी है, और एक हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे करता है, नेपाल से सीमा साझा करता है हमारा उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो पंजाब के साथ सीमा नहीं साझा करता है और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, इसके दो जिले करते हैं, एक जो है मथुरा करता है, एक आगरा करता है। छत्तीसगढ़ से हमारा कौन करता है, तो सोनभद्र करता है, सिर्फ अकेले सोनभद्र करता है। सोनभद्र ऐसा जिला जो पूरे भारत का जो चार राज्यों के साथ सीमा करता है। झारखंड भी सोनभद्र से करता है। तो A, 3 और 4 तो किसमें दिया है, 2, 3, 4, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि वर्ष 2001 और 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की जो थी वो 20.09% थी। और पूरे भारत की कितनी थी, पूरे भारत की बताइए कितनी थी, जल्दी बताइए, पूरे भारत की कितनी थी, तो 17.7% थी पूरे भारत की, और उत्तर प्रदेश की 20.09% थी। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज हमारे इकोनॉमिक्स के स्टार्ट हो जाएंगे। विशेष आर्थिक सेज कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हमारा अप्रैल कब हुआ था, अप्रैल 2000 में हुआ था, अप्रैल 2000 में स्टार्ट हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है, तो अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है प्रतिबंधित सामान निर्यात, जी नहीं, सेवाओं का निर्यात होता है, बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही है, जल्दी बताइए। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो चालू खाते इसके अंतर्गत तो आते हैं, केवल वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं होता है इसमें, जो चालू खाते उसमें वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। इसमें तो जो मतलब वस्तुओं का आयात निर्यात के शामिल के अलावा जो मदों और सेवाओं का भी इसमें क्या होता है, निर्यात होता है। ठीक है, मदों एवं सेवाओं का भी निर्यात होता है। ठीक है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। और जो दृश्य होता है उसमें सिर्फ वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, याद रखेंगे ना, केवल वस्तुओं का, दृश्य वाले में, इसमें मदों का मतलब सेवाओं का भी निर्यात होता है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए आप लोग। 18 क्या कर रहा है, 18 का खादी ग्राम उद्योग की स्थापना कब हुई थी, तो खादी ग्राम उद्योग की स्थापना जो है 1956 में हुई थी। कब हुई थी, 1956 में हुई थी, याद रखेंगे आप लोग। किस पंचवर्षीय योजना में, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, पीसी महाल दूसरी पंचवर्षीय कब थी, 1956 से कब तक थी, तो 1961 तक थी। किस मॉडल पे थी, तो पीसी महाल नोबिस मॉडल पर थी, पीसी महाल नोबिस मॉडल पर थी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। गिल्ड एज बाजार किससे संबंधित है, गिल्ड एज बाजार जो है सरकारी प्रभूतियों के व्यापार से संबंधित है। बस याद रखेंगे गिल्ड बाजार किससे संबंधित है,
तो हमारा जो है सरकारी प्रभूतियों से संबंधित है। कुछ वर्ड आप लोगों को इकोनॉमिक्स में याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि भारतीय नीति आयोग आर्थिक नीति निर्धारण चिंतन टैंक क्या कह थिंक टैंक कहा जाता है। इसका पूर्ण नाम क्या होता है? इसका पूर्ण नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। 1 जनवरी 2015। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो वर्तमान पीएम होते हैं वो हमारे इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और इसके जिस उपाध्यक्ष कौन है? इसके उपाध्यक्ष हैं जो है सुमन वेरी जी, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नीति आयोग से कन्फर्म क्वेश्चन पूछना, तो 21। अब बताइए 21 क्वेश्चन बताइए पॉलिटिक्स। तो कह रहा कौन सा सही? सभी व्यक्ति पंचायती राज्य के सदस्य बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता ना रखता हो तो बनेगा ही नहीं। 25 वर्ष की आयु का व्यक्ति ही पंचायती राज्य, ये भी नहीं फिक्स है। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती सदस्य के अर्हता योग्य हैं। बिल्कुल सही है, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय कौन करता है? तो इसका विनिश्चय जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला जी हैं। कौन है? बिड़ला जी हैं, जो राजस्थान कोटा से क्या हैं? सांसद हैं, ठीक है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। तो राज्यसभा के सभापति अभी कौन बने? जो उपराष्ट्रपति बनता है वही क्या करता है? राज्यसभा का सभापति बनता है। तो उसका नाम बताइए आप लोग क्या? तो जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? तो 60 दिन अगर आप बिना बताए जो है मतलब अब्सेंट रहे जो है, तो आपकी जो है क्या करें? सांसदी से आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? तो शक्तियों के परिसीमन से बिल्कुल, विधि के समक्ष समता से बिल्कुल, और स्वतंत्र और नागरिक अधिकार से बिल्कुल सही है। तो हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर। डी सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व से नहीं है, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान 25 भारतीय संविधान में किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारतीय संविधान सर्वाधिक ऋणी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 है। यहाँ से डायरेक्ट जो है कितने 200 आर्टिकल्स से उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके क्या कर दिए गए? डायरेक्ट ले लिए गए हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे ज़्यादा ऋणी हमारा जो संविधान किससे है जो है? तो 1935 वाले से, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? रक्त होता है तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। इसमें कौन होता है? आरबीसी आती है, ठीक है। रेड ब्लड कार्पेल्स डब्ल्यूबीसी आती है, और प्लेटलेट्स आती है, ठीक है। क्या आती है? प्लेटलेट्स आती है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो हमारा 27 क्या कहता है कि जंतुओं में से किससे 3 प्रकोष्ठ हैं? मतलब इसमें क्या होता है? 2 अलिंद होते हैं, एक निलय होता है, किसमें? मेढक में होता है, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 भारी जल एक है, तो भारी जल का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? तो मंदक के रूप में करते हैं। किसके रूप में? मंदक के रूप में। इसका फार्मूला क्या होता है? D2O। क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। और घरेलू बिजली के तार का आधार, जो घरों में जो बिजली का किस आधार पर? श्रेणी क्रम या समांतर? तो समांतर संयोजन होता है। किसमें होता है? समांतर संयोजन होता है, ठीक है। समांतर संयोजन का फार्मूला लिख लीजिए आप जो है, तो क्या होता है? 1/, जैसे कोई समांतर तो R1 जितने आप लगाएंगे 1/R2, ठीक। ये R1 हो गया। मान लीजिए कोई है समांतर क्रम में, ठीक। ये मान लीजिए R1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा है? R2 लगा है, ठीक। यहाँ पे क्या किए? बैटरी लगा दिए, तो ये हमारा R2 हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? समांतर, ठीक। श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में सीधा R1 + R2 = R, ठीक। ये सब फिजिक्स के क्वेश्चन है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि डेसिबल किसके नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो है ध्वनि
वातावरण में जो ध्वनियाँ होती हैं उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ध्वनि मापने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, 10 से 20 डेसिबल है तो मतलब एक नॉर्मल साधारण बात नहीं होती, 10 से 20। अब तेज़ बात कर रहे हैं तो कितना है, 20 से 40 डेसिबल है। और अगर आप लाउड स्पीकर की जो है 70 से 80 तक होती, 70 से 80 तक होती लाउड स्पीकर की। चलिए आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 30 बताएंगे। यहाँ से हमारे किसके स्टार्ट हो जाए, मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए। मैथ का पहला क्वेश्चन आपको सबसे बड़ी क्या करनी है, भिन्न को बतानी है। क्या करना है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। बताइए कौन सी है। तो इसमें क्या करिए, सब में 10 का गुणा कर लीजिए। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको क्या करिए 50/60 लिख लीजिए। आगे वाले क्या लिख लीजिए, 60/11 लिख लीजिए। ठीक, 60 में क्या करिए 11 लिख लीजिए। और उसको क्या कर लीजिए 20/3 लिख लीजिए। और इसको 80 में क्या करिए 9 लिख लीजिए। और इसको 60 में आप क्या करिए 60 लिख लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6/48। ठीक, 6/48 जाएंगे, फिर बचेगा 2 और फिर कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18, मतलब कितना आ जाएगा 8.3। कितना है नीचे, कितना 11 पचे 55, ये तो 5 आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी पूछा, छोड़ दीजिए इसको। 6 त्रिक 18 तो ये भी कम आएगा। 9/8 72। ठीक है, और क्या हो जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9/8 72, 8.8, 7/8 56, इसको भी कर लीजिए। 40 7 5 35, तो 8.8 किस में आ रहा है, तो 8/3 में आ रहा है। किस ऑप्शन में है, ये हमारा बी में है। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या का 1/7, मान लीजिए वो संख्या क्या है x है, उसका 1/7 क्या हो जाएगा 1/7। संख्या से उसी संख्या से घटाया जाता है। मान लो घटा दे रहे हैं x में से, तो परिणामी संख्या क्या है, जो संख्या है उससे क्या मिलेगा 30 कम मिलेगा। बस इसी को सॉल्व कर लिए। ये कितना हो जाएगा 7 में से 1 x गया, 6x बचेगा इन बटे में 7, तो x - 30। इस वाले में x का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x कैलकुलेट करेंगे, पूरा टोटल सॉल्व करेंगे तो 210 आ जाएगा। अब इतना पूरा डिटेल से बताना पॉसिबल नहीं है ना, मैंने सॉल्व कर दिया जो। अब उस कैलकुलेशन आप करिए उसको, कुछ नहीं, इतने आसान आसान हलवा टाइप के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आप 9th 10th में सॉल्व करते रहे होंगे जो है। इसका आप इसको एकदम बहुत आसान है। अब इसको क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 169 बटे में कितना लिख सकते हैं 4 0 लगा दीजिए और इसको अंडर रूट कर दीजिए। इंटू एक्स बाहर है ही, ये क्या आ जाएगा 1.3। अब ये जब बाहर निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा 13 बटे में 100 इंटू एक्स, और ये कितना आ जाएगा ये 1, इसको क्या लिख सकते हैं 13 बटे में 10 लिख सकते हैं। 1 0 से 0, 13 से 13 खत्म, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में, ए पार्ट। बिल्कुल आसान है, ये सब क्वेश्चन बताने लायक हैं, आप लोग लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। अब देखिए इसको मैं बता दे रहा हूँ क्रमागत सम संख्याओं का। तो मान लीजिए पहली संख्या x थी, तो दूसरी क्या हो जाएगी x + 2 हो जाएगी। क्रमागत सम का कहा, तो तीसरी क्या हो जाएगी x + 4 हो जाएगी। चौथी क्या हो जाएगी x + 6 हो जाएगी। पाँचवीं कौन हो जाएगी x + 8 हो जाएगी। इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। अब बटे में पूरे का कितना आएगा 5 आ जाएगा ना, 5 आएगा ना, बताइए। तो टोटल कितना हो जाएगा 5x, और ये कितना आएगा 6 4 10 1 20, 20 बटे में 5 अपान इक्वल टू 40। तो 5 से काटेंगे 5 1 कम 5, 5 चौका 40, तो ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 36। वो सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या 36, फिर 38, फिर 38 40, फिर कितना आ जाएगा 42, फिर कितना आ जाएगा 42, फिर उसके बाद 44। तो सबसे छोटी संख्या कौन आ गई 36। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक गांव में 200 व्यक्ति हैं। ठीक है, 200 व्यक्ति हैं, जिसमें से साक्षर कितने हैं 111 साक्षर हैं। तो आप इसमें घटा देंगे तो हमें क्या अशिक्षित या साक्षर निरक्षर पता चल जाएंगे। तो कितने हो जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, यहाँ 8, तो 89। तो 89 कितने में से मतलब अशिक्षित हैं, तो 200 में से। अब ये सब कैलकुलेशन कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो आ जाएगा 44 दशमलव, पूरा काटे पीटेंगे तो 44 दशमलव कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, चलिए ऐसे चलते हैं। मैथ तो बहुत ईजी आएगी, ठीक, बस आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए कामायनी किसकी रचना है, तो कामायनी किसकी है जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है कामायनी, किसकी है जयशंकर प्रसाद की है। आप लोग भूलिएगा नहीं, किसकी है जयशंकर प्रसाद जी की है।
और इनकी कुछ और रचनाएं देख लीजिए। प्रेम राज्य है, झरना है, आंसू है, झरना है, आंसू है, आंसू है, सब किसकी, इन्हीं की रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी की बीड़ा है, पल्लव है, गुंजन है, युगांतर है, ये सब, और अनामिका है, गीतिका है, परिमल है, ये सब किसकी हैं जो है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। महादेवी वर्मा के नीरज रश्मि, ये सब किसकी, महादेवी वर्मा जी के। दूध का धुला होना मतलब क्या होता है? दूध का धुला जो होता है वो क्या होता है? निर्दोष होना। ठीक, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। अब हिंदी के 5 क्वेश्चन हैं। तो तुम, इसमें क्या है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो तुम इसके दाम दो। इसके तो लगना ही नहीं चाहिए यहाँ, जो इसके नहीं, तुम इसका दाम दो तो सही हो जाता। तो यहाँ देखिए इसका है तो ये सही है। यहाँ दैते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जाओ यहाँ गलत है। ठीक, देख के आप बता सकते हैं कौन सा सही है। चलिए, कौन सा जोड़ा जो समरूपी भिन्नार्थक वाला, समरूपी भिन्नार्थक वाला है? ठीक है, ये तो विलोम है, ये तो विलोम आदि और अंत। अभिनय नाटक एक दूसरे के हैं, अनुचर एक दूसरे का पर्यायवाची, तो ये भी नहीं होगा। अवधि और अवधि एक समरूपी भिन्नार्थक हैं। देखिए इसमें छोटी, इसमें बड़ी है। अवधि का, इस अवधि का मतलब एक क्या होता है? भाषा होता है। इस अवधि का मतलब क्या होता है? एक भाषा होता है। और इस अवधि का मतलब क्या होता है? एक समय होता है। ठीक है, तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 40 भी यहीं पे बता दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची शशि भी होता है, चांद भी होता है, सुत नहीं होता है। इसमें क्या होता है? विधु भी होता है। तीनों हैं लेकिन सुत नहीं है। ठीक है, सुत किसका पर्यायवाची होता है बताइए? सुत जो है सारथी का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? सारथी का। ठीक, किसका होता है? सारथी का। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इंग्लिश के हमारे यहाँ क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हम लोग लगाएंगे इंग्लिश वाला नहीं करेंगे, हम लोग किसका करेंगे? रीजनिंग का करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ये लिखा है LI, ठीक, QUID। ठीक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये कितना है? PMUYMH। ठीक, अब अगला कलर मैं यूज कर ले रहा हूँ, कोई और कलर। ठीक है, L का कितना होता है? तो 12 होता है। ये आप लोगों को याद होना। I का कितना होता है? 9। Q का कितना होता है? 7। U का कितना होता है? 21। I का कितना होता है? 9। अगर इसको लिखना आ गया आप लोगों को तो कुछ नहीं है। जो P का कितना होता है? 16। M का कितना होता है? 13। U का कितना होता है? 21। Y का कितना होता है? 25। M का कितना होता है? 13। इसका कितना होता है? 8। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है। तो आप जो 12 से 16 जा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? +4। देखिए यहाँ 9 से 13 जा रहे हैं, +4। ठीक, आप जो 17 से 21 जा रहे हैं, +4। बस कुछ नहीं, +4 सब में हो रहा है, +4। आप लोग देख लीजिए +4। अब इसी तरह से आप किसका बनाएंगे? किसका बनाएंगे? यहाँ कौन सा वर्ड है? तो वर्ड देख लीजिए, SP और कौन है? A है, और क्या है? C है, और क्या है? E है। अब देखिए E का कितना होता है? 5 होता है। C का कितना होता है? 3 होता है। A का कितना होता है? 1 होता है। P का कितना होता है? 16 होता है। S का कितना होता है? 19 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो S 19 में +4 करिए, कितना होगा? 19 4 23। 23 पे कौन आता है? W। 16 में 4 करिएगा तो 20 आएगा। S के बाद कौन आता है? 16 में 4 T आता है। A में +4 करेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 पे कौन होता है? E। और इसमें 3 में जब E करेंगे तो कितना आएगा? 5 3। C में तो कितना आएगा? 8। 8 पे कौन होता है? H होता है। ठीक है, 8 पे क्या होता है? H। E में +4 करेंगे तो कितना? सॉरी 3 है तो 4 जोड़ेंगे ना, 5 कहाँ जोड़ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। और इसमें जब 4 जोड़ेंगे तो 9 I आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में? WTEGI बी पार्ट में है। ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको वो उनका नंबर याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 47। ठीक, अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना? ऐड करना आना चाहिए। जो 353 को आप ऐड कर दीजिए, ऐड के लगा दीजिए। मैं इसके हिसाब से ए पार्ट इज द बता दे रहा हूँ आंसर। ठीक है, इसको आप करेंगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक, आप 153 ऐड करिए, कौन सा दिन आएगा जो इसको कर सकते हैं सारी चीज़ें। कुछ होमवर्क में भी कर लिया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, P ए दिया हमें। अगर यहाँ क्या दिया? इस एक श्रृंखला दी है और इसमें जो है बाएँ से 15वां। ठीक है, बाएँ यहाँ क्या दिया है? लेफ़्ट प्लस राइट। लेफ़्ट प्लस राइट अगर दिया है, दोनों का अलग अलग अपोजिट दिया, तो इनको जोड़ दिया करिए आप लोग। कितने हो गए? 21। अब 21वां वर्ड जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 पे हमारा क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक,
बहुत आसान है। लेफ्ट राइट अगर अलग अलग दिया है तो उनको ऐड कर देंगे, सेम दिया है तो माइनस कर देंगे, जैसे राइट राइट दिया है तो माइनस कर देंगे। ठीक, चलिए जिधर से लास्ट में जिधर से कहेगा उसी साइड से हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। रुक जाइए, एक और क्या मैंने इस क्वेश्चन में ऊपर वाले में थोड़ा सा और बता देता हूँ। ठीक है, जो स्टार्टिंग में कहाँ रहेगा उसी साइड से हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग वाले से। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा है। तो त्वचा, त्वचा पे क्या बाल उगते हैं, तो भूमि पे क्या उगेगी, घास उगेगी। बिल्कुल सही है, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या कह रहा है कि दिल्ली प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार स्तर से परे है या उद्योग और वाहनों द्वारा क्या होती है, प्रदूषण के कारण है। बिल्कुल सही, ये तो कथन है। कथन कब कहा है, कार्रवाई क्या होनी चाहिए, मतलब कार्रवाई क्या कहेगा जो, तो वाहनों को क्रम से सम और विषम अभी बीच में चलाए जा रहे थे, सम और विषम दिल्ली में जो, तो बिल्कुल सही है, विभाजित करना चाहिए, उससे थोड़ा सा प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। सरकार को नए कारखानों को बंद कर दें, ये तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो केवल एक क्या करेगा, अनुसरण करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, अब हमारे स्टैटिक्स जीके हो गए। निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई, नहीं लिखी गई है, तो नहीं पूछा है। ठीक है, इस बात को पे आप फोकस किया करिए। द ब्रोकन विंग लिखी गई है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखी गई है, द बर्ड ऑफ टाइम्स भी लिखी गई है, लेकिन द गोल्डन बर्ड ये जो है उनके द्वारा नहीं लिखी गई। द गोल्डन बर्ड आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सरोजनी नायडू जी जो है 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें प्रथम भारतीय महिला क्या थी, अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी, एनी बेसेंट जी थी। कब थी वो जो है, एनी बेसेंट जी कब थी बताइए। एनी बेसेंट जी 1917 वाले अधिवेशन में थी, कलकत्ता में जो हुआ था उसकी अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी, तो सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं। और राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी जो है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये हमारा कहाँ का है, तो हमारा केरल का। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का, भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु का। और कर्नाटक का कौन सा है, यक्षगान है। ठीक है, यक्षगान है। उड़ीसा का कौन सा, ओडिसी है। तो टोटल हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है, बताइए कौन सी गैस हमारी क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें हमारी नाइट्रोजन नहीं है। वातावरण में कितने % पाई जाती है, 78% पाई जाती है नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन हमारी क्या है, एक ये सब क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैस से हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में जो मीथेन होती है हमें पशु जो जुगाली करते हैं उनसे भी प्राप्त होती है, सड़े गले दलदली क्षेत्रों से भी हमें क्या होती है, मीथेन प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। पारितंत्र के मूल घटक का एजी टांसले द्वारा 1935 में, एजी टांसले द्वारा 1935 में इसकी क्या की गई थी, इसकी संकल्पना को प्रस्तुत किया था एजी टांसले जी ने पारितंत्र की। इसके अंतर्गत कौन आते हैं, जैविक और अजैविक घटक आते हैं। ठीक, 1935 में याद रखिएगा टांसले जी। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, तो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की समूह की राजधानी। और ये किस द्वीप पे है, तो ये दक्षिणी अंडमान पे है। याद रखिएगा किस अंडमान पे है, तो दक्षिणी अंडमान पे है, याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पे है पोर्ट ब्लेयर, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। चलिए ऐसे ना, मूंगा द्वीप से कौन सा, मूंगा से किसका निर्माण हुआ, तो हमारा लक्षद्वीप को। उसमें कितने द्वीप हैं, 36 है। इसमें 512 कुछ द्वीप हैं जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, कौन सी भूमि किसी भी देश को स्वामित्व में नहीं है, बताइए। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भूमि जो है किसी भी देश के क्या है, स्वामित्व में। इसमें एक मैरी बर्ड लैंड है, याद रखिएगा, कभी कभी यही नाम पूछ लेता है। मैरी अंटार्कटिका ना देकर के मैरी बर्ड लैंड दे देता है। ठीक है, ये हमारे क्या अंटार्कटिका में किसी भी देश के क्या है, किसी भी देश के अंडर नहीं है, इस पर किसी का भी अधिकार नहीं। एक वीर तवील ट्रायंगल भी है, एक वीर तवील ट्रायंगल, ये भी याद रखिएगा, वीर तवील ट्रायंगल, ये भी उसी अंडमान निकोबार में पड़ता है। इसे नाम दे देता है तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों, नामित या मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को मनोनीत, जो क्या होते हैं, साहित्य से होते हैं, कला से होते हैं, विज्ञान से होते हैं। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा जो है, आर्टिकल 80 के फर्स्ट के तहत। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। मंदिर एलोरा के महाराष्ट्र में स्थित है या प्राचीन हिंदू मंदिर है जो एक ही चट्टान को पूर्ण रूप से काट करके सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है, तो ये कौन सा हमारा कैलाश मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर है, कैलाश, जो कहाँ, महाराष्ट्र एलोरा में है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
59। किस राज्य और केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी हमारी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की पंचायत क्या बनी है? न्यूट्रल पंचायत। सांबा जिले की पल्ली गांव, सांबा जिले की एक पल्ली पंचायत, पल्ली गांव जम्मू कश्मीर की क्या न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल बनी है। ठीक है, चलिए वागसीर क्या है? तो वागसीर एक क्या है? पनडुब्बी है। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 के तहत, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है, जिसमें सबसे पहली कौन थी? कलवरी थी, और सबसे लास्ट वाली कौन सी है? वागसीर है। ठीक है, याद रखेंगे ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 हमारे क्या करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव उत्कृष्टता केंद्र, भीमराव उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ? तो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, 1916 में इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी जी भी उनके साथ थे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 62। एक आ रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर? तो हमारा रामपुर, रामपुर उत्तर प्रदेश का पहला अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो है अमृत सरोवर का निर्माण करेगा 75 जिलों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन है? 63। सीमा दर्शन परियोजना, सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से में 10 अप्रैल 2022 गुजरात के किस स्थान पर भारत और पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया? तो नडावेट, नडावेट हमारा गुजरात में पड़ता है। ठीक है, नडावेट गुजरात में पड़ता है। और इसका कौन सीमा दर्शन का उद्घाटन किया? तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और हमारे पहले सहकारिता मंत्री भी हैं जो है, ठीक है, अमित शाह जी, इनके द्वारा क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे घोषित किया? तो ग्लाउल जारा को, ग्लाउल जोरा को क्या किया? वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में क्या किया गया? नामित किया गया है। याद रखेंगे ना आप, जो ग्लाउज जारा को। ठीक है, और क्या है? ग्लाउज जारा। ठीक, ग्लाउज जारा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये मैक्सिको का एक क्या है? सिटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 65 देखिए क्या कर रहा है। अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम क्या है? दूधवाणी। क्या है? दूधवाणी। ठीक है, एक गुजरात में, इसका क्या किया? उद्घाटन कौन किया है? प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पशुपालकों के लिए क्या है? निर्मित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। अप्रैल 2022 में बीणा पाणी मोहंती का निधन होगा। यह एक क्या थी? तो यह एक लेखिका थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो किसे प्राप्त हुआ? तो नरेंद्र मोदी जी को द्वारा, जो हमारी लता मंगेशकर थी उनके पिता जी के द्वारा, पिता के नाम पे जो है यह पुरस्कार क्या किया जाता है? दिया जाता है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस को चलाया है? तो एक कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसके CM कौन है? बम्बई जी हैं। ठीक है, बसवराज बम्बई जी हैं। ठीक, उनके द्वारा वहाँ के जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं जो है केशव रेड्डी सुधाकर के द्वारा क्या किया गया? चलाया गया है। 27 अप्रैल 2022 को जो है अप्रैल में क्वार विद्युत परियोजना, ये नई विद्युत परियोजना है जो चेनाब नदी पे चलाई जा रही है। ठीक, किस नदी पे? चेनाब, जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पे। ठीक है, इसी पे सलाल दुल्हस्ती और बगलिहाल परियोजना भी हमारी इसी नदी पे। ठीक है, उरी और तुलबुल परियोजना हमारी किसकी? झेलम नदी पे। याद रखेंगे आप लोग जो है। 70, क्वेश्चन नंबर 70 बताइए। अप्रैल 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट से सर डेविड एटनबरो को क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। ठीक है, सर डेविड एटनबरो जी को। याद रखिएगा। आज का यहीं पे हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। बाकी हमारे गद्यांश इसके बाद बचते हैं, तो गद्यांश की हम एक अलग से वीडियो लाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और 500 प्लस जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़वाइए। आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं एक तरह से जो है, क्योंकि आप लोग देखते ही हैं पर डे वीडियो आती है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसी वीडियो किस तरह से, तो हम और वीडियो को डालेंगे जो है। ठीक है, चलिए ये वाला हम लोग प्रैक्टिस सेट जल्दी से ख़त्म करके एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।